नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ध्वनि। साउंड। इसके अध्ययन बिंदु हैं ध्वनि की उत्पत्ति, मानव में वाक ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का संचरण, प्रबलता एवं तारत्व, श्रव्य, अपश्रव्य व पराश्रव्य ध्वनि, मानवकरण, ध्वनि प्रदूषण। तो इन अध्ययन बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। हम अपने जन्म के साथ ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनना प्रारंभ कर देते हैं। कोयले की कुहू, मुर्गे की बांग, पक्षियों की चहचहाट, गाय का रंभाना, पूजा घरों की घंटी, भजन, हारमोनियम, सितार आदि का संगीत और न जाने कितनी ही ध्वनियाँ पल प्रतिपल हमारे कानों में प्रवेश करती हैं। ध्वनि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। क्या आप जानते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण क्या है? आओ पता करें। ध्वनि की उत्पत्ति ये एक गतिविधि है। एक थाली को उल्टा रखकर उसके ऊपर कागज के टुकड़े की दो तीन गोलियां बनाकर रखिए। अब एक चम्मच से उसे बजाइए। आप क्या देखते हैं? कागज के टुकड़े ऊपर नीचे क्यों हिलते हैं? जैसा कि चित्र में दिखाया गया, रबड़ बैंड द्वारा इर्द गिर्द तीव्र गति से ध्वनि की उत्पत्ति। चित्र के अनुसार एक रबड़ बैंड के एक सिरे को दीवार से कील के सहारे बांधकर उसे तानिए। अपने दूसरे हाथ से रबड़ बैंड को मध्य से खींचकर छोड़िए। क्या ध्वनि उत्पन्न होती है? रबड़ बैंड की गति का अवलोकन कीजिए। यदि रबड़ बैंड की गति रोक दी जाए तो क्या ध्वनि सुनाई देगी? उपयुक्त गतिविधि से स्पष्ट होता है कि रबड़ को खींचकर छोड़ने पर यह ऊपर व नीचे की ओर कंपन करता है। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। वस्तुओं में कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ढोल, तबला, ढोलक, विद्यालय की घंटी आदि को बजाकर इन्हें छू कर देखिए। क्या आप इनमें भी कंपन होते हैं? मानव में वाक ध्वनि का उत्पन्न होना। जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ में ध्वनि उत्पन्न होती है। यह वाक ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आओ करके देखें। गतिविधि 2। गुब्बारे के रबड़ की लगभग 4 सेमी लंबी और 3 सेमी चौड़ी दो आयताकार पट्टियां काट लीजिए। इन दोनों को आपस में सटाकर दोनों हाथों से पकड़कर खींचिए। अब इनके मध्य में अपने मुंह से तेज हवा फूंककर ध्वनि निकालने का प्रयास कीजिए। अपने मित्र को इसे देखने के लिए कहिए। अब यही क्रिया आप अपने मित्र को करने के लिए कहिए तथा आप स्वयं इसका परीक्षण करें। फूंक लगाने पर पट्टियां खुलती और बंद होती हैं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। फूंक द्वारा ध्वनि के साथ रबड़ की पट्टियों का खुलना व बंद होना चित्र में दिखाया गया है। मनुष्य में वाक यंत्र, ये इसका वाक यंत्र का नामांकित चित्र है। मनुष्य के गले की कंठ नली में 2 स्नायु या संधि बंधन होते हैं जिन्हें हम वाक तंतु कहते हैं। तो वाक तंतु कहाँ होते हैं? मनुष्य के गले में। इसकी संरचना चित्र में दर्शाया गया है। हमारे वाक तंतु प्राकृतिक वाद्य यंत्र हैं। वाक तंतु बोलते समय इस तरह से खींचे जाते हैं कि इनमें एक पतली झिर्री बन जाती है। जब फेफड़ों की हवा इस झिर्री में से तेजी से निकलती है तो वाक तंतु में कंपन पैदा होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया लगभग उसी तरह से होती है जैसा कि चित्र में रबड़ की पट्टियों में कंपन होते हैं। नेक्स्ट है बंद वाक तंत्र, खुला वाक तंत्र, जैसा कि चित्र में आपको दिखा रखा है। ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण भिन्न भिन्न माध्यम में किस प्रकार होता है? वायु में ध्वनि का संचरण। ध्वनि उत्पत्ति स्थान से हवा में गति करती हुई हमारे कान तक पहुंचती है। वायु में ध्वनि का संचरण कंपनों के द्वारा होता है। जब वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास की वायु के कारण कण भी कंपन करने लगते हैं। हर कंपित कण इन कंपनों को अपने संपर्क में आने वाले अन्य कणों को स्थानांतरित करते हैं। इस तरह ध्वनि के कंपन एक के बाद एक वायु कणों से होते हुए हमारे कान तक पहुंचते हैं। कान के पर्दे के समीप वाले वायु कण कंपन करते हैं। इनकी टक्कर से कान का पर्दा यानी कि कर्णपटह कंपन करता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। क्या ठोस तथा द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है?
ठोस में ध्वनि का संचरण। गतिविधि 3। 1 मीटर स्केल लगभग 2 मीटर लंबा धातु का तार एवं इतना ही लंबा धागा लीजिए। मीटर स्केल के एक सिरे को अपने कान पर लगाएं तथा दूसरे सिरे पर अपने मित्र को नाखून से हल्के हल्के रगड़ने को कहिए। क्या आपको स्केल पर रगड़ने की ध्वनि सुनाई देती है? इसी प्रकार धातु के तार तथा धागे को तान कर यह प्रक्रिया दोहराइए। एक सिरे को रगड़ने से उसमें उत्पन्न कंपन ठोस के कणों में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं। अतः स्पष्ट है कि ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है और ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का संचरण। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा ठोसों में ध्वनि का संचरण होता है, फिर उसके बाद में होता है गैस में और उसके बाद होता है द्रव में। तो ये इसका क्रम है ध्वनि संचरण का। प्रयोगशाला में स्वरित्र को कंपन कराने के बाद उसको कान के पास लाने पर ध्वनि सुनाई देती है। गतिविधि 4। माचिस की 2 खाली डिब्बियों के अंदर वाले भाग को लेकर उसमें छेद कीजिए। इन छेदों में तीलियों से लंबा धागा बांधिए। 2 विद्यार्थी दोनों डिब्बियों को अलग अलग पकड़कर एक दूसरे से दूर चले जाइए। एक विद्यार्थी डिब्बी को कान के पास रखें तथा दूसरा विद्यार्थी डिब्बी में धीरे धीरे बोले। यह आपका खिलौना टेलीफोन है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया खिलौना टेलीफोन। द्रव में ध्वनि का संचरण। गतिविधि 5। पानी से भरी बाल्टी में 2 पत्थरों को आपस में बजाइए। क्या पास खड़े व्यक्ति को यह ध्वनि सुनाई देती है? निश्चित ही आप इस ध्वनि को भली भांति सुन सकते हो। अतः स्पष्ट है कि द्रव पदार्थों में भी ध्वनि का संचरण होता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ठोस, द्रव व गैस वायु तीनों में माध्यमों में ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है, इसको ध्यान में रखना। ध्वनि किस में संचरित नहीं होती है? निर्वात। निर्वात का मतलब होता है बिना वायु वाला स्थान। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये भी आवश्यक है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से कोई भी एक। क्या आप जानते हैं ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उससे कम। एक मिनट, ये मैंने आपको यहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ ठोस के बाद में आएगा द्रव, यहाँ द्रव आएगा और गैस है वो सबसे लास्ट में आएगी। गैस में सबसे कम संचरण होता है। तो ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में तथा सबसे कम वायु में होती है। ये ध्वनि के संचरण का क्रम है। ठोस, ठोस यानी कि मेटल, मेटल के बाद में लिक्विड, लिक्विड के बाद में एयर, वायु, ये इसका क्रम हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड है। ये भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट तथ्य है। चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री से आपस में बातचीत नहीं कर पाता, क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं होती, और वायु नहीं होती तो निर्वात में ध्वनि का संचरण होता नहीं है। निर्वात का मतलब बिना वायु वाला स्थान। आयाम, आवृत्ति एवं आवर्तकाल। चित्र के अनुसार कंपन कर रही वस्तु अपनी माध्य स्थिति O से अधिकतम विस्थापन की स्थिति A पर जाती है तथा पुनः O पर आते हुए नीचे की ओर के अधिकतम विस्थापन बिंदु B तक जाती है और फिर ऊपर की ओर गति करते हुए पुनः O पर आती है। इस प्रकार एक कंपन पूर्ण होता है, जिसे निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये A O B। कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। चित्र 10.6 में आयाम OA बराबर OB है। आवर्ती दी गई सारणी में कंपन कर रही 3 वस्तुओं से संबंधित तथ्य है। सरल घटना करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे आगे का जो टॉपिक है लेसन नंबर ध्वनि। धन्यवाद दोस्तों।